जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। साथ ही साथ माजी में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई को, और आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जो है वो जाहिर कर दी है। 80 के करीब अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल कर दिया है, और PTI का जो वजूद है पार्लियामेंट से वो अब ख़त्म हो गया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शाजिया साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में डॉक्टर शाजिया। जी थैंक यू सो मच। और इनके हमरा हैं नईम कुरैशी साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर शाजिया का। डॉक्टर शाजिया, क्या समझती हैं आप? इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और आज हमने देखा है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जो है वो जाहिर कर दी है, और 80 से ज़्यादा 80 अरकान को जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल कर लिया है। क्या कहेंगे? एज अ रुकन के तौर पर शामिल कर लिया। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब जिस पार्टी का, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई है, तो मेरे ख्याल में वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही ये चीज आई है कि जब वो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई पार्टी अपनी जो है वो आइडेंटिटी नहीं शो कर रही है, जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म में उन्होंने मर्ज होने का ऐलान किया था, फिर वो सारी सीटें उन्हीं को ही दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल में ये चीज उसी बेस पर ही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो उन लोगों को एडजस्ट करना था। मेरे ख्याल में ये उसी का ही रिजल्ट है। तो शाजिया साहब, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, तो फिर हम फिर से दोबारा कांटेक्ट करेंगे ताकि मैं आपको जो है और हमारे नाज़रीन जो है वो आपको सही तरह सुन सके। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सवाल मेरा वही है, लेकिन आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे? 12 जुलाई का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नई पार्टी पोजीशन जो है वो सामने आ गई है। क्या देखते हैं आप कि अब PTI का जो वजूद है पार्लियामेंट से ख़त्म हो गया है? देखिए, कानून के मुताबिक बहुत शुक्रिया। देखिए, कानून के मुताबिक कानून की इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें PTI का मेंबर तस्लीम किया। बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के 11 जजेस ने जो है ये तस्लीम किया कि सियासी जमात की हैसियत से PTI अपना वजूद रखती है। इसलिए अब हम बीइंग पार्लियामेंटेरियन या एज एनालिस्ट या एज जर्नलिस्ट हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर उसे सबको तस्लीम करना पड़ता है। आज जो भी किया है स्पीकर कौमी असम्बली ने, जो खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, वो भी उनके इख्तियारात से तजावुज है। मैं समझता हूँ जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उनके खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन मुसलसल हीले बहाने करके मामलात को डिले की तरफ लेके चला जाता है। आप अभी शाजिया साहिबा ये फरमा रही थी कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। 3 मरतबा उनके इंटर पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं। अब मौजूदा इलेक्शंस को भी वो तस्लीम नहीं कर रहे। महीनों से मामलात को रोका हुआ है। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन भी उसी तरह होते हैं, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन भी उसी तरह हुए हैं, ANP के तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे। तो अच्छा, यही सवाल नईम साहब डॉक्टर शाजिया साहिबा से मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर शाजिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, हम दोबारा उनको लेते हैं। जी नईम साहब, कंटिन्यू करें आप। तो बात ये है कि ये बातें अब बड़ी वाज़ा हैं कि मुल्क में हुकूमत जो है वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को वो तस्लीम ना करे। आप देख लिए 3 माह से ट्रिब्यूनल्स का काम रोका हुआ है। 4 महीने में कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसला देना है, लेकिन 3 माह से जो है वो उस फैसले को रोका हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्पीकर कौमी असेंबली इलेक्शन कमीशन को खत लिख सकता है? नहीं, मेरी राय में बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। ना उन्हें लिखने की जरूरत थी, ना उनके खत की कोई हैसियत है
क्योंकि खुद इलेक्शन सही। कमीशन एक आईनी इदारा है, उसे अपनी मर्जी से करना है, गलत या सही ठीक है, कौमी नेम साहब, असम्बली डॉक्टर शाजिया ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनकी तरफ चलेंगे। डॉक्टर शाजिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट, और हम गुफ्तगू कर रहे थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिस पे उनका कहना ये था कि जिस तरह पीटीआई के इलेक्शन हुए हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे एएनपी हो, एएनपी के तो इलेक्शन ही नहीं हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो तमाम जमातें, अगर नून लीग की भी बात की जाए तो उनके भी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे ही हुए हैं जैसे पीटीआई के हुए हैं, तो फिर उन्हें आज़ाद अरकान की तरह क्यों देखा जा रहा है? देखिए जी, ये हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या पार्लियामेंट ने ये चीज नहीं की है। जब पाकिस्तान के आइन में एक चीज बनी हुई है, वाज़ेह तरीकाकार दर्ज है, तो मैं समझती हूँ कि हम आइन के मानने वाले लोग हैं। तो जो आइनी तरीका है, अगर उस तरह से कोई पार्टी अपनी जो रिजर्व सीट की लिस्ट है या जो तरीकाकार है उसके अकॉर्डिंगली अगर आती है, तो मेरे ख्याल में ये चीज बेहतर है कि वो उसी हिसाब से ही देखी जाए। और अगर उनको एसआईसी में शमूल किया गया है, शामिल किया गया है, तो मेरे ख्याल में वो इसी बेस पे ही किया गया है कि उन्होंने जब पार्लियामेंट में आने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि विद इन 3 डेज आपको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है आजाद अरकान को, तो वो उन्होंने एसआईसी को ज्वाइन किया। तो अब वो एज ए एसआईसी मेंबर वहां बैठे हुए हैं, ना कि पीटीआई मेंबर वहां बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में या तो ये कंफ्यूजन पीटीआई वाले क्लियर कर दें, नहीं तो फिर आईनी इदारे जो हैं वो इन चीजों को खुद ही जिस तरह से उनको सही लगेगा वो उनको उसी तरह से हैंडल करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो जी प्लीज जी मुझे जो लगता है वो यही है कि जो कंफ्यूजन एक लिंगर ऑन की गई थी पीटीआई की तरफ से, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। डॉक्टर शाजिया, पीटीआई तो ये भी कहती है कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, हमारा बल्ले का निशान भी हमसे ले लिया गया, और अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब उसे भी अमल में नहीं लाया गया। तो क्या कौमी असम्बली के स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखें इस हवाले से? देखिए, मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनको अपना घर मुकम्मल करना है। और जब तक मेरे ख्याल में पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। तो इस वजह से अगर एज अ कस्टोडियन ऑफ हाउस उन्होंने ये चीज किसी आईनी इदारे को लिखा है, तो मेरे ख्याल में ये उनका राइट बनता है। और ये अगर क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब तक पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होगा, लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम होगी, और फिर वो कान भी लटके रहेंगे कि जो इस चीज का वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज को मैं तो इसको पॉजिटिव लेती हूँ। ठीक है, नईम कुरैशी साहब का रुख कर लेते हैं। सर, आपने शाजिया साहिबा की गुफ्तगू सुनी, क्या समझते हैं आप कि कौमी असम्बली के पास इख्तियारात है या नहीं? वो तो फिर अब दूसरी बात हो गई, लेकिन पार्लियामेंट को तो चलाना है, एमएनएस को तो बिठाना है, तो फिर उस सूरत में अगर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख लिया तो फिर ये कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं, इस लिहाज से तो देखिए ये बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप सियासी अमल से इस तरह आउट करने की बातें करते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्हें क्या हो गया है। पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी समझी जाती, लेकिन आजकल जो है ना वो इख्तिदार के लिए सारी गलत बातें। अभी देखें, डॉक्टर शाजिया साहिबा ये फरमा रही थी कि हाउस मुकम्मल नहीं है, लेजिस्लेशन कैसे होगी, जबकि पिछले ही हफ्ते जो है ये आइन में तरमीम करने को तैयार बैठे थे इस इनकम्प्लीट हाउस से। और आज चूंकि स्पीकर साहब ने लेटर लिख दिया है तो कह रही है कि इसलिए लिख दिया कि हाउस कंप्लीट नहीं। इनकम्प्लीट कैसे? वो तो फिर मौलाना साहब को तो मनाने गए थे ना, फिर इनकम्प्लीट कैसे? और बात ये है कि वो तो इनकम्प्लीट है ना, मौलाना साहब के वोटों के बावजूद तो कंप्लीट है। अभी सेनेटर तो बने नहीं है खैबर पख्तूनख्वा से, अभी मखसूस सीटें तकसीम नहीं हुई है। और देखिए बात ये है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, और वो ये है कि हम कितनी भी बहस कर लें, जब इस तरह के डिस्प्यूट खड़े हो जाते तो अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक ऐसा फोरम है जिसने फैसला करना है, और उसका फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा जल्द या बदेर। जो भी दलाइल हैं हमारे, उन सब के बावजूद
अब फैसला हो चुका है और आप देखिएगा कि ये सीटें इलेक्शन कमीशन को जो है वो पीटीआई को देनी होंगी, क्योंकि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का अब खत्म हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा नईम साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो तब्दीली की गई है, सदर साहब ने इस पे दस्तखत भी कर दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस बिल को थोड़ा एलैबोरेट करें। देखिए, ये इस तरीके से था कि इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, और वो ये है कि जिस वक्त अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनको इख्तियार था कि वो बेंच की तश्कील भी करते थे, वो जो है उसमें बेंच तश्कील देते थे, वो केसेस भी लगाते थे, कौन लोग बेंच में बैठेंगे, ये सारे इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास थे। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त दो जजेस ऐसे थे कि सीनियर तरीन जजेस थे, और वो उस वक्त मुस्लिम लीग के मुताबिक मौजूदा हुकूमत जो है इस वक्त, इनके मुताबिक वो इनके हामी जज थे। इसलिए इन्होंने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट जो है बनाया, ये कानून बनाया कि जी चीफ जस्टिस के साथ दो जजेस रख दिए जाएं और ये तीन आदमी फैसले करें। टोटल इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए। और इन्हें ये बात मालूम थी कि वो दो जजेस जो है एक ही ख्यालात के हैं। अब हुआ क्या है, हालात के तहत आज ये हो गया कि आज काजी फाइज साहब तना हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो दोनों हम ख्याल हो गए। लिहाजा अब इन्हें तकलीफ ये है कि काजी फाइज साहब ना तो कोई बेंच बना सकते हैं, ना अपनी मर्जी का केस लगा सकते हैं। इन्हें अब इस बात की जरूरत है, लिहाजा इन्होंने फौरन रातों रात एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये तब्दीली कर दी कि अब चीफ जस्टिस साहब तो उसके मेंबर हैं ही, वो अपने साथ एक सीनियर तरीन जज जो कि मंसूर अली शाह साहब हो गए, और दूसरे जज जो है वो कोई भी जज लगा सकते। तो उन्होंने फौरन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लगा दिया और मुनीब अख्तर साहब को आउट कर दिया। यहाँ पे एक बात आप सुन लीजिए, मार्च 2022 में काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा था कि ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी जो है वो बहुत बुरी चीज है, और ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी सिर्फ उस वक्त होती है कि मुल्क में जंगी हालात हों, किसी वजह से कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाया जा सकता हो, कोई जलजला आ गया हो, कोई और आफत आ गई हो, लेकिन अदरवाइज ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी नहीं हो सकती। लेकिन आज इंतहाई फुर्ती के साथ इधर उनका ऑर्डिनेंस आया और इधर मुनीब अख्तर साहब को निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को अपने साथ रख लिया है ताकि अपनी मर्जी के केसेस लगा सके। हर कानून, हर मामले में मैलाफाइडी जो है वो साफ नजर आती है। हद तक कि आज मौलाना शाजिया साहिबा भी हमारी गुफ्तगू सुन रही है, मैं चाहूंगी कि वो भी इस पे कुछ कहें कि उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस थे, तब हालात कुछ और थे, तब एक्ट में उस तरह तरमीम नहीं की गई, और अब क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब हैं और ऐसा माना जाता है कि वो उनके जो फैसले हैं वो बाकी दो जजेस पे उस तरह असरअंदाज नहीं करेंगे, तो फिर हम देख रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के इख्तियारात में इजाफा कर दिया जाएगा। डॉक्टर शाजिया साहिबा। ठीक है खदीजा, मैं समझती हूँ कि गुड टू सी यू हमें नहीं कहा गया था, और सादिक और अमीन भी हमें नहीं कहा गया, लेकिन हमने फिर भी अदालतों का एहतराम किया। 44 ईयर्स के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो फैसला सुनाया गया उसमें जजेस के यही कमेंट्स थे कि ये एक गलत फैसला था, ये एक अदालती कत्ल था। तो हमने उसका भी तब भी एहतराम किया था और अब भी एहतराम किया है। तो देखिए, ऐसी हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे। अभी नईम साहब ने बात की कि ऑर्डिनेंस उस सूरत में आ सकता है जब हालात जंग हो, जलजला हो या पार्लियामेंट का इजलास ना बुलाया जाए। तो मुझे ये बता सकते हैं कि जब पीटीआई के दौर में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई थी, तब कौन से हालात जो थे वो जंग वाले थे, या कौन सा जलजला आया हुआ था, या जब पार्लियामेंट इन सेशन चल रहा होता था तब भी ये कहकर खड़ा हुआ समझा जाए कहकर वो बिल भी पास कर दिए जाते थे जो ना तो किसी स्टैंडिंग कमेटी में जाते थे, ना ही किसी और जगह पे वो डिस्कस होते थे, ना कैबिनेट में डिस्कस होते थे, और उसके बावजूद वो पास होते थे। वो पेश करने वाले भी एक एडवाइजर होते थे सीएम के, कोई मिनिस्टर नहीं पेश करता था। हमारे तो मिनिस्टर साहिबान है, कैबिनेट में डिस्कस होने के बाद वो चीजें आती हैं। तो ये चीजें जब आप ये कंपैरिजन करते हैं ना, तो थोड़ा सा 2018 से
2022 तक की भी हालात को कर लिया करें कंपेयर, कि उस वक्त कौन से हालात थे जब रेफरेंस एक जस्टिस के खिलाफ प्रेसिडेंट हाउस में एक रेफरेंस दाखिल होता है, क्या वो बात सही थी? ये सारी चीजें, वो गलतियां हमने नहीं की। अभी बात कर रहे थे कि जी हमने बिल पास करवाने हो गए और एक आईनी तरमीम कर जी एक साथ हो गए। जी डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर शाजिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है नईम साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी डॉक्टर शाजिया की। वो ये भी कह रही हैं कि पीटीआई के दौर में भी जो बिल पास होते थे वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाते थे, फिर उसके बाद भी उनको जो है वो पास कर दिए जाते थे। तो माजी में हमने भी देखा है कि पीटीआई ये करती रही है। देखिए डॉक्टर शाजिया अगर मेरी बात सुनी थी तो ज्यादा बेहतर होता। मैं उनकी बात पे रिस्पॉन्स करना चाहता था। एक तो ये कि मैंने तो बीइंग जर्नलिस्ट एनालिस्ट एक चीज आपको बताई है कि कानून क्या कहता है। मैंने ये नहीं कहा कि पीटीआई के दौर में अगर ऑर्डिनेंस आ रहे थे तो वो बिल्कुल सही थे, या ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी हो रही थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, आज गलत है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर शाजिया में और मुझ में दोनों में एक बात कॉमन है, हम चीफ जस्टिस या जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डिनेंस के बारे में अपनी एक राय दी थी। तो मैंने तो आपको ये बताया है कि किसी चीफ जस्टिस की राय जो है वो बदलनी नहीं चाहिए। और शाजिया साहिबा की जो राय है वो सियासी शख्सियत होने की हैसियत से अपनी पार्टी के हक में जा सकती है, पीटीआई के किसी शख्स की राय जा सकती है, लेकिन एक जज की राय नहीं बदल सकती। मैंने तो उन्हें ये बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या राय रखते थे और आज उनकी क्या राय है। वो पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने 2015 में क्या कहा था, अपना इख्तलाफी नोट लिखा था, एक राय दी थी पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन आज उनकी राय जो है पार्लियामेंट के बारे में मुख्तलिफ हो गई है। तो हम एक जज की राय का तजिया कर रहे हैं, एक जज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जज साहब की राय जो है वो इतनी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा। काजी फाइज ईसा साहब तो पार्लियामेंट भी गए थे, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री बन गई थी कि जब वो पार्लियामेंट गए थे और उन्होंने खिताब किया था। मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, माजी में क्या कभी कोई चीफ जस्टिस जो है उन्होंने पार्लियामेंट का रुख किया है? नहीं, काजी फाइज साहब ने ऐसे बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए जो माजी में किसी चीफ जस्टिस ने नहीं दिए। उसमें से एक कारनामा ये भी है कि वो असेंबली में गए थे, तशरीफ फरमा हुए थे, खिताब भी फरमाया था। तो ये भी सिर्फ उन्होंने ही किया, इससे पहले मुझे याद नहीं कोई चीफ जस्टिस साहब गए। ठीक है, डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद है? जी 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 डॉक्टर शाजिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं डॉक्टर शाजिया को सुन नहीं पा रही हूँ, तो प्रोड्यूसर जी से दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा कॉल लगाई जाए ताकि हम डॉक्टर शाजिया साहिबा को जो है। डॉक्टर शाजिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, हम दोबारा कोशिश करेंगे डॉक्टर शाजिया साहिबा को लेने की। नईम कुरैशी साहब का रुख कर लेते हैं। सर, पहले तो ये बात हो रही थी कि एक्ट में तरमीम हो जाएगी, लेकिन इसकी वजूहात ये बताई जा रही थी कि या तो हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी या उनकी एज में तोसी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद एक नई चीज़ खुल के सामने आई कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा और तीसरे या चौथे नंबर वाले को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जा सकता है। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत इस वक्त किन सोचों में है, किन ख्यालों में? एक के बाद हम देख रहे हैं कि एक्ट में तरमीम की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है मखसूस नशिस्तों का, उसे भी डिनाई कर दिया जाता है, उस पर भी कोई जो है अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के वो बजानी लेकर आते। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत जो है वो इस वक्त किस कश्मकश में है? हकीकत यह है कि हुकूमत बहुत शदीद कश्मकश का शिकार है, क्योंकि हुकूमत के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो इखलाकी ताकत होती है किसी भी हुकूमत के पास, और मौजूदा हुकूमत उससे महरूम है। जिस तरह आपने जजेस के बारे में कहा कि सीनियर तरीन जज, ये 1996 में जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने एक केस में ये तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सीनियर मोस्ट जज जो है वही चीफ जस्टिस बन जाएगा। और हमें जब से लेके आज तक 30-32 साल हो गए इस फैसले को इसी तरह बनते आए। अब ये तय किया जा रहा है कि 3 सीनियर जजेस में से किसी एक जज को जो है वो हुकूमत जो है तैनात करेगी। कोई जज उस वक्त तक जज नहीं होता जब तक उस पर प्रेशर ना हो।
अगर किसी जज पर प्रेशर है, अगर वो वजीर आजम बनाएगा, अगर वो सदर बनाएगा, तो वो कभी भी अच्छा मुंसिफ नहीं हो सकता। यही तरीका होना चाहिए था जजेस का जो था, लेकिन अपनी मतलब बरारी के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए हुकूमत हर किस्म की तरमीम जो है वो करने को तैयार है, जबकि उनके पास वो तक मेजोरिटी भी नहीं है। आज सबसे बड़ा वाकया ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हुकूमत को गैर नुमाइंदा हुकूमत कहा है और इंतखाबात का मुतालबा किया है। जिस शख्स पर ये तकिया कर रहे थे, उन्होंने सिरे से इसे नुमाइंदा हुकूमत मानने से ही इनकार कर। अच्छा, पहले तो ये जाहिर किया जा रहा था नईम कुरैशी साहब कि हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब का झुकाव जो है वो हुकूमत की तरफ आ जाएगा, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, बड़ी डिटेल से उनका कहना ये था कि जब तक ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आएगा हम कोई फैसला नहीं कर सकते। और फिर ये भी पता चला कि पीपल्स पार्टी को जो ड्राफ्ट दिया गया था और फिर जो ड्राफ्ट मौलाना साहब को दिया गया था उसमें फ़र्क है। और अब जो बात हुई है मौलाना साहब की बिलावल भुट्टो साहब से, वो ये है कि आप अपना ड्राफ्ट बनाएं, हम अपना ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि हम साथ चल सकते हैं या नहीं। आने वाले वक्तों में आप क्या एनालाइज करेंगे कि JUIF जो है वो हुकूमत के साथ आईनी तरमीम करने की हिमायत कर देगी, आइन में तरमीम हो जाएगी? देखिए, इस वक्त जो सियासत है वो रिवॉल्विंग चेयर बनी हुई है। कोई हतमी बात कहना बड़ा मुश्किल है इस मरहले पे। ये हो सकता है कि जो मुसव्विदा मौलाना साहब के पास है या पीपल्स पार्टी के पास है, असल बात तो यह है कि उसमें जो 2-4 तरामीम हैं जो बुनियादी हकूक से मुतालिक हैं और जो आपको पता है एज से मुतालिक हैं, एक्सटेंशन से मुतालिक हैं, 63A के मुतालिक है, इस तरह की तरामीम अगर वापस हो जाती हैं और कुछ मामलात जो हैं वो तय हो जाते हैं, तो शायद फिर इस पर जो है मौलाना हुकूमत का साथ देने पर राजी हो जाए। अब उसमें PTI का कितना इनपुट है, PTI किस हद तक राजी होती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त कोई हतमी बात कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए ये बात ज़हन में रखिए कि ये जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो आज तरमीम की है इन्होंने, ये बड़ी खतरनाक है। इससे जो है आइन में तरमीम का रास्ता हमवार हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त टोटली ये सारा पावर जो है वो चीफ जस्टिस साहब के हाथ में आ गया है। अब वही बेंच बनाएंगे अपनी मर्जी का, वही जो है मुकदमात तय करेंगे कि कौन से होने चाहिए, 1843 में कौन से केसेस जो है पहले हैं, उसके बारे में भी तरमीम आ गई है कि जो पहले से एप्लीकेशन मौजूद है उन्हें लगाया जाएगा। यानी आज अगर कोई आदमी एप्लीकेशन देता है, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, वो एप्लीकेशन आपकी नहीं लग सकती, पहले वाली एप्लीकेशन लगेंगी। तो इस एतबार से ये बड़ी सर, मुझे ये बताएं कि इस तमाम चीजों में आम आवाम का क्या फायदा है, आम आवाम को क्या मिल रहा है इस एक्ट से? आम आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। अवाम के लिए तो एक तमाशा बना हुआ है और अवाम के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सब चीजें हो रही हैं। आप देखिए कि जो आज तरमीम हुई है उसमें ये भी है कि सारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा, फिर वो अखबारात को दिया जाएगा, फिर वो वही छाप सकेंगे। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई नतीजा नहीं है। अवाम के तमाम तरामीम में से कोई एक ऐसी तरमीम हमें नजर नहीं आती जिससे आम आदमी को कोई फायदा हासिल हो। एक तरमीम, मैंने 56 तरामीम पढ़ी है, मुझे तो 2-4 तरामीम भी ऐसी नहीं मिली जो अवाम के फायदे के लिए हो। अच्छा नईम साहब, PTI अपना जलसा करने जा रही है और इस्लामाबाद में जिस तरह की तकारीर हुई अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उसकी मजम्मत तो सभी ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी अब उनको NOC मिल चुका है और PTI जो है वो अपना जलसा लाहौर में करने जा रही है। लेकिन इसकी शराइत भी यकीनी तौर पर जो है वो बता दी गई हैं। PTI को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो वक्त है वो PTI को दिया गया है कि आप अपना जलसा कर सकते हैं, उसके बाद जो है ये जलसा ख़त्म करना होगा। देखा जाए यहाँ तो रिलीफ मिल ही रहा है ना नईम साहब PTI को, आप स्पीचेस ऐसे करते हैं जी। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये रिलीफ है। सियासी जलसों के लिए टाइम की पाबंदी लगाना ही सबसे बड़ी पाबंदी है। पिछली दफा जो जलसा हुआ था उसमें भी फिर यही हुआ था कि लेट हो गया था। इतने बड़े पैमाने पे लाखों लोग आ रहे हो, वहां 2 घंटे शर्त लगाने की जरूरत क्या है?
ये कौन सी जमहूरियत है? इससे पहले कब किसी को वक्त दिया गया कि तुम 2 घंटे में जलसा कर लो? मैंने पहले भी कहा था, एक प्रोग्राम में पहले मैंने कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, यहाँ तो लोगों की बारातें वलीमे वक्त पे नहीं होते। आप कह रहे हैं जी 2 घंटे में जलसा कर ले। वो कहते पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि ये जो जलसा है ये धरने में ना तब्दील हो जाए। ये ज्यादती है। ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। आप एक पार्टी को खुले बंदो, आप एक मुखालिफ का एक सियासी जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें करने दे, 4 घंटे करें, 6 घंटे करें, 8 घंटे। धरने का कोई प्लान नहीं है, धरना ऐसे नहीं दिया जाता, ना धरने का कोई प्लान है और ना धरना इस तरह दिया जाता। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। बात यह कि आप उन्हें फ्रीली जलसा करने दें। आप कंटेनर पूरे लाहौर शहर को बंद कर रहे हैं। सारी सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख लें, कंटेनर से लग रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं कि हमारी गाड़ियां बंद कर दी। ये सारी चीजें आप करते हैं और फिर प्रोपेगेंडा उल्टा पीटीआई के खिलाफ कर। ये सियासी हुकूमत एक जलसा करने क्यों नहीं देती सियासी जमात को? क्यों इतनी कंडीशन लगाने की जरूरत पेश आ जाती है? इन्होंने खुद भी तो पीटीआई के दौर में इतने जलसे किए, उस वक्त तो किसी को लेकिन सर, जिस तरह की स्पीचेस दी गई केपीके के वजीर आला की जानिब से मरीम नवाज साहिबा को, वो भी एक सूबे की सीएम है, तो एटलीस्ट उनके सूबे में जलसा तो करने दे रही है उन्हें मरीम नवाज साहिबा। देखें खतीजा, ये जो चीजें हैं ना, ये कोई ऐसी बड़ी चीजें नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा बहुत वो खिताब नहीं कर दिया था, वो चंद अल्फाज हैं, चंद चीजें हैं, वो नहीं होनी चाहिए, वो काबिल मजम्मत है। जबान यहाँ सबकी खराब है। बस ये है कि किसी आदमी को ज्यादा बांस पे चढ़ा दिया जाता है, उसी को प्रोपेगेट कर दिया जाता है ताकि वही बातें हों, दूसरी कोई बातें ना हो कि कहां से लोग आए वो जलसे में शरीक होने। इस दफा लाहौर का जलसा, आप यकीन कीजिए, इस्लामाबाद के जलसे से भी बड़ा जलसा होगा जिस पैमाने पे लाहौर के लोग बता रहे हैं। तो बात यह है कि वो जबान तो सबकी खराब है। मैं ये नहीं कहता कि अमीन गंडापुर साहब ने कोई अच्छी बात की, लेकिन हकीकत यह है कि एक सियासी जमात को आप जलसा करने दें, थोड़ा सा मुल्क में माहौल बनने दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि कुछ मामलात आगे बढ़ सके। कोई किसी लेवल पे मजाक देखें ना, आखिर पीटीआई और जेयूएफ में बातचीत हो ही रही है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज 3 मौजू थे जिन पे हमने गुफ्तगू की। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एक सहाफ़ी ने मौलाना फजल रहमान साहब से जब सवाल किया कि माजी में हमने देखा था कि पीटीआई और आपके दरमियान जो है वो बड़े क्लैश थे, जिस पे मौलाना साहब ने ये जवाब दिया था कि अब वो क्लैशेस तो नहीं रहे, लेकिन हमारा किसी किस्म का जो है वो इत्तेहाद भी नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले हफ्तों में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने दौरे से वापस आ जाएंगे तो फिर मुमकिना आइन में तरमीम जो है वो की जा सकेगी या नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।